प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया और ये सम्मेलन भारत में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और स्वीकृत 4 परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट की। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भारत में पूरी तरह से बना हुआ पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल्स यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान के कठोर वातावरण में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित की गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में भविष्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास के लिए निर्णायक चर्चा होना शामिल है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सेमीकंडक्टर फैब्रिक्स, उन्नत पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनुसंधान एवं विकास, स्मार्ट विनिर्माण और निवेश के अवसरों पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, बुनियादी ढांचे की तैयारी, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के रोड मैप पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम जो है 3 दिन तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। ये भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा। आपको सुनाते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली मेड इन इंडिया चिप पेश की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने
कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। 3.5 साल की छोटी सी अवधि में दुनिया अब भारत की ओर देख रही है। Just a few years ago, we met for the first time to make a new beginning. Driven by our Prime Minister's far-sighted vision, we launched the India Semiconductor Mission. We collected together a team of globally renowned industry leaders, and we started the new journey with laser-sharp focus on execution. And here we are today. In a short span of 3.5 years, we have the world looking at India with confidence. Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed, and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. और इसी बीच खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की। जी हां, आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। इस निधि की स्थापना का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धन उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि का योगदान करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की भी उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम को देखेंगी। हाइड्रोजन बम वाले राहुल गांधी के बयान पर बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि संविधान के अनुसार जो बिहार के मतदाता नहीं होने चाहिए उनकी वजह से चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं। सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी को उनके ही बयान पर कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खतरे में कह के जो नौटंकी किया, अब वो नौटंकी नहीं चलेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सुकमा जिला इस समय बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार बारिश से शबरी नदी इस वक्त उफान पर है,
जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांवों में खतरा बढ़ गया है। कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, जबकि वायुसेना ने भी रेस्क्यू कमान संभाली है। शबरी नदी के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को वायुसेना ने सुरक्षित निकाला। वायुसेना के अनुसार जगदलपुर में तैनात MI-17V5 हेलीकॉप्टर की मदद से गरुड़ कमांडो ने बाढ़ पीड़ित को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया। तो शबरी नदी में फंसे हुए एक व्यक्ति को वहां पर तुरंत बचाया गया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बाढ़ से हालात कितने खराब वहां पर हो चुके हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही हैं। ये टीमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुस्तैद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के छनागाड़ गांव में बादल फटने के बाद एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने मलबा हटाया और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया। एनडीआरएफ ने यह ऑपरेशन एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर चलाया। फिलहाल इस घटना में किसी के हाथात होने की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ ने चंबा में श्री मणिमहेश जी यात्रा के दौरान दोनाली में दुकानदारों, स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों सहित 125 फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित निकाला। और वहीं तेलंगाना के मेडक जिले के घनपुर में एनडीआरएफ टीम ने डूबी हुई कार की छत पर फंसे एक व्यक्ति को बचाया। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी कि बाढ़ वाले इलाकों में गाड़ी चलाने से बचें। और आगे बढ़ते हुए अब बात हरियाणा की करेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश से यमुना सहित तांगरी और घग्गर जैसी नदियों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इस बार मानसून के सीजन में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई और फिलहाल से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। हालात को देखते हुए हथनीकुंड बांध से 3,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिंजौर के कौशल्या बांध से भी 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया। प्रशासन लगातार अलर्ट के मोड पर है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों और पशुधन की सुरक्षा सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए हैं। हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। राज्य में खाद्यान्न और हरे चारे का भी पर्याप्त भंडारण के साथ किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और वहीं अब बात हरियाणा के बाद दिल्ली की, जहां आज भी सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली में कल दिन भर लगातार बारिश होती रही। निचले इलाकों में पानी भर गया है। आज भी दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो चमोली जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम की वजह से यहां पर हालात काफी बिगड़े हुए हैं। कल देर रात भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कंचनगंगा, भनेर पानी, चटवापीपल, नंदप्रयाग, कामेडा में अवरुद्ध है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 58 मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इससे लोग काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर जाम लगा है। सड़क मार्ग को पुनः आवागमन को लेकर खोलने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं चमोली मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए जिले में आज स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश भी घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
लगातार हो रही इस भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इसी तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, तो वहीं 365 पेयजल योजनाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। तो हिमाचल में इस समय रेड अलर्ट है बारिश को लेकर और प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही की कई सारी तस्वीरें इस समय सामने भी आई हैं। के साथ ही भूस्खलन और पेड़ गिरने से और साथ ही अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई। तो वहीं मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जम्मू, कठुआ और सांबा में बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। इस साल मानसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में तेज हवाओं और साथ ही मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना उफान पर है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की भी संभावना है। तो वहीं हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने की तरफ जोर दिया। त्योहारों के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि स्वदेशी अपनाने पर गर्व करें। प्रधानमंत्री की इस अपील का बाजारों में क्या कुछ है असर? हमारे संवाददाता शरा निगार ने दिल्ली के बाजार का जायजा लिया और जाना कि लोग स्वदेशी को कितना पसंद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत के बने सामान से हो और रोशनी वही जो भारत की बनी झालरों से हो। जी हाँ, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में, देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्वदेशी की धूम है। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये गुजराती स्टॉल है और यहाँ पर जितना भी कुछ सामान है वो यहाँ के भारत के जो कारीगर हैं उनके हाथों का बनाया हुआ सामान है। एक से एक खूबसूरत यहाँ पर हाथ के बने सामान की, स्वदेशी सामान की जो धूम है वो देखते ही बनती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत में लोग, यहाँ बाजार में लोग स्वदेशी को पसंद कर रहे हैं। सारा हाथ से बनाया जाता है मैडम, सारा पैचवर्क आता है, फिर हम घर पे अपने मेक करते हैं। ये सारा मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा है, ये सारी वही आइटम। इस पर जो वर्क है, अगर आप किसी बड़ी मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाएंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये हमारे देश के कारीगरों के हाथों की मेहनत है, उनका पसीना है और ये खूबसूरती जो निकलकर सामने आई है, और ये वो भी बहुत कम दामों में। जरा इस काम की, जरा कारीगरी की खासियत बताइए। मैडम ये सारा हैंडमेड है, ये सारा गुजरात से बन के आता है मैडम। ये सारी आइटम है, ये कुशन कवर है, ये टेबल रनर है हमारा, ये टेबल पे लगाया जाता है, वॉल पे लगाया जाता है, और ऐसे में सेम बेड कवर्स भी होते हैं। ये देखिए सर, आप देख सकते हैं कितनी शानदार कारीगरी से तैयार किए गए हैं ये पर्स। बहुत मजा आ रहा है खरीदने में। मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ, पहले भी आई हुई थी और फिर भीड़ थी इसलिए मैं चली गई थी, पर दोबारा आ गई हूँ खरीदने के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कलेक्शन। मैं जनपद आई थी आज ही कुछ लोकल सामान लेने के लिए। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो फिर ये सब सामान तो ज़रूरी होता है, लाइक इंडियन घरों में। तो स्वदेशी तो हमारे भारत की नींव ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ हमें हैंडमेड मिल रही है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। अगर हम ब्रांड्स में जा रहे हैं तो ब्रांड्स भी हमें एट लास्ट दे तो वही चीज़ रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट है और ज़्यादा हमें
मीनिंगफुल भी दे रही है, एक पर्पस भी दे रही है। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके यहीं से या फिर कहीं भी जहाँ भी हमें मिल रहा है और इनकी भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। रंजना बेन हमारे साथ हैं, आप बताएंगी ज़रा हमें क्या खासियत है आपके इन सामानों की? ये गुजरात का सामान सारा ट्रेडिशनल चीज़ होती है, पूरा हैंडमेड होता है और सारी खासियत ये है कि ये लेडीज सारी मेकिंग चार्ज वहाँ पे करती है, जो फैब्रिक में भी सारा वर्क करती है ना, सारी गुजराती लेडीज ही काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत और एक ही लक्ष्य विकसित भारत। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जलालाबाद के पास आए भीषण भूकंप में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2800 से अधिक लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया, तो वहीं भारत भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार तक 15 टन मानवीय सहायता भेजी है। आज भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर कैरेबियाई सागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाकर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन वो धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। काराकास में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने कहा कि दक्षिण कैरेबियाई सागर में अमेरिका की नौसैनिक तैनाती उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने अमेरिका की इस गतिविधि को पूरी तरह से आपराधिक करार दिया। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के नजदीकी कैरेबियाई जल क्षेत्र में बड़ी तैनाती की, जबकि अमेरिका ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए नौसेना की तैनाती को अवैध प्रवास को रोकने की कोशिश और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां एशिया कप हॉकी मुकाबले में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हरा दिया। भारत की इस जीत में अभिषेक, सुखजीत सिंह और जुगराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई। तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस जीत के बाद पूल ए के 3 मैचों में 9 अंकों के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हॉकी एशिया कप के मुकाबले 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हैं। वहीं भारत अगले साल बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल अगस्त में दिल्ली में इस टूर्नामेंट के 30वें सत्र की मेजबानी करेगा और ये दूसरी बार होगा जब भारत में ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की 6 साल के बाद एशिया में वापसी होगी। चीन के नानजिंग ने 2018 सत्र की मेजबानी की थी। देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर बैंक ने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और प्लैंक प्रतिस्पर्धा सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की। युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक आयोजित इन प्रतियोगिताओं में पीएनबी परिवार के 453 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और टीम भावना व खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्र और कार्यपालक निदेशक बिभू प्रसाद महापात्र ने विजेताओं को सम्मानित किया। आईसीसी ने महिला क्रिकेट के इतिहास में नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए पुरस्कार राशि में 4 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है।
भारत और श्रीलंका में आगामी 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के विजेता को रिकॉर्ड $4.48 मिलियन, जो भारतीय रुपए में लगभग 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईसीसी ने बताया कि इस बार कुल पुरस्कार राशि $13.88 मिलियन, जो भारतीय रुपए में 122 करोड़ होगी। ये 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित पिछले संस्करण की $3.5 मिलियन की राशि में लगभग 297% अधिक है। खास बात यह है कि ये राशि पुरुषों के 2023 विश्व कप $10 मिलियन से भी ज्यादा है। विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों गुवाहाटी, इंदौर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और कोलंबो में होगा। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार कई सारी तमाम योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की खास बात यह है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस कार्ड के जरिए हासिल कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेती किसानों के अलावा देसी मुर्गी पालन भी अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता हुआ जा रहा है। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय में दिलचस्पी दिखाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है और इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत भी नहीं होती। केवल 40 से 50 हजार रुपए में ही इसे बड़ी आसानी के साथ शुरू किया जा सकता है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुर्गी पालन का व्यवसाय एक अच्छी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है, खासकर देसी मुर्गी पालन। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला ये व्यवसाय लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना
और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के साथ ही चारा विकास पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन और मुर्गी पालन यानी कुक्कुट में नस्ल विकास, फीड और चारा विकास और नवाचार और विस्तार के लिए अलग अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। देसी मुर्गी पालन के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत भी नहीं होती। केवल 40 से 50 हजार रुपए में इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एकीकृत खेती का पर्यायवाची बन चुकी गाजियाबाद की फार्मिंग लेडी मंजू रानी कश्यप भी देसी मुर्गी पालन कर अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। जो ये फार्म हमने बनाया हुआ है, ये मेरा फार्म जहाँ पे मछली पालन मैं करती हूँ वहीं पे ही मैंने बनाया हुआ है। और ये प्रजाति देसी है, कैरी रेड प्रजाति है और ये ज़्यादातर नेचुरल खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे तालाब के चारों तरफ जो घास होती है हरियाली, तो उसको खाना पसंद करती है। जो कि हमारे फार्मर्स जो फिश पोल्ट्री का फार्म कर रहे हैं तो अपना फीड बचा लेते हैं, यानी कि कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त करते हैं। मंजू रानी कश्यप का कहना है कि देसी मुर्गियों में बीमारी भी कम लगती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देसी प्रजाति के अंदर बीमारी नहीं आती है और ये फिर बाहर का खाना अधिक मात्रा में खाना पसंद करती है। ये बड़ा फायदे का सौदा है और 3 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे पास जो ये मुर्गी पालन है ये अंडे वाली मुर्गियां हैं, क्योंकि 3.5 महीने के अंदर ये अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फार्म बनाते समय ये ध्यान दें कि ये गांव या शहर से बाहर हो, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव न हो। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। समय समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव और टीकाकरण नियमों का पालन करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च आहार प्रबंधन पर आता है, अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।